नमस्कार नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है हमारे पास, गौरव के साथ साथ हमें अपने प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए बहाना मिल जाएगा। G20 का जो समिट इस समय भारत में चल रहा है, इससे बड़ी चीज इस समय भारत के लिए कुछ नहीं हो सकती है। हम एक शानदार पल के साक्षी बने हैं कि किस प्रकार से भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी को शानदार पूर्वक इम्प्लीमेंट किया है, उसके थॉट्स को इम्प्लीमेंट किया। हर एक बड़ा चैप्टर हम लोगों ने G20 की समिट में दिया है, किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी एक कंसेंसस पे जाया जा सकता है अगर शानदार डिप्लोमेसी हो तो। इसके जबरदस्त नमूने देखने को मिले हमें 3 दिनों के अंदर। फटाफट चलते हैं, इससे जितने भी संभावित प्रश्न बनेंगे G20 से, इस वीडियो से बाहर लगभग वो नहीं देखने को मिल पाएंगे। चलिए, G20 क्या होता है? ये G20 देशों का एक समूह था जो कि इस बार की बैठक के बाद से 21 देशों का समूह माना जाएगा। लेटेस्टली अफ्रीकन यूनियन इस समूह में शामिल हुआ है। भारत का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, इन सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन कब हुई। इसकी फॉर्मेशन हुई है जी 1999 में। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है उनका निर्माण हुआ था विश्व में एक रूपता लाने के लिए, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से। इसी के तहत अगर देखा जाए तो ग्रुप 7 एक G7 का एक समूह है। आपको पता है दुनिया का सबसे मजबूत संगठन है वो भी, पहले G8 के नाम से भी जाना जाता था। तो उसके शैडो में कहीं ना कहीं इस संगठन की शुरुआत हुई थी 1999 में, और जिसमें कि दुनिया के करीब बड़े 20 देशों को शामिल किया गया था जो दुनिया की करीब 80% से अधिक GDP का नेतृत्व करते हैं। भारत, USA, चाइना, जापान, इटली, है ना, ब्रिटेन, बड़े बड़े देश। तो उसकी स्थापना 1999 में इसी लक्ष्य से हुई थी कि किस प्रकार से वैश्विक इकोनॉमी में एकरूपता लाई जाए, सद्भाव लाया जाए और विश्वास एक दूसरे पे जताया जाए, ताकि विश्व में जो व्यापारिक घटनाएं हैं वो और मजबूत हो सके, ताकि इससे हमारे बैकड्रॉप में रिलेशन भी बहुत मजबूत हो सके। इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है, किस चीज पे होता है? ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था इसका मेन चीज होता है। नए इनिशिएटिव लिए जाए, नया सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाए। 2008 से वॉशिंगटन DC में इसकी पहली बैठक हुई थी, तब से लगातार इसकी बैठक हर साल होती है। एक बार तो 2 बार भी हुई थी साल में। और दिसंबर 2022 में भारत को इसकी मेजबानी मिली और भारत ने जबरदस्त एक वर्ष में पूरा खाका इसका तैयार किया। जगह जगह अलग अलग स्तरों पे बैठकें हुई। टूरिज्म की बैठक कश्मीर में हुई, अलग अलग जगहों पे बैठकें हुई। वो सारी बैठकों का जो है ना 18-19 जो बैठकें थी वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, यूं क्यों, बिकॉज वो रटनी है, वो आप कहीं भी रट सकते। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, एम विद राकेश सर्च करो, मिलेगा आपको। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे एक एक चीज जो इस बार क्या क्या हुआ है। सबसे पहले G20 का जो समिट था 2022 में कहाँ हुआ था? बाली में। ये आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक, 23 वाला ऑफ कोर्स भारत में हो रहा है, और 24 वाला इस बार अगला कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो। ये भी वैश्विक घटनाओं को लेकर बड़ा ही इंपॉर्टेंट शहर रहा हुआ है। अर्थ समिट पहला वहीं हुआ था, आपको याद होगा, 1992 वाला। तो 24 में यहाँ होगा, 23 में भारत में होगा, 22 में बाली में हुआ था। इनको याद ध्यान रखिएगा। इस बार का जो ये मैंने लगाया हुआ है, ये रियल पिक है। वसुधैव कुटुंबकम इस बार की थीम थी, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। डेफिनेटली इस पिक से ही क्वेश्चन आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इसका लोगो आप देख लीजिए, अर्थ इस फ्लावर के बैकड्रॉप में बनी हुई है। भारत 2023 समिट, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक, अब देखिए क्या कुछ इसमें चीजें अभी आगे हुई हैं। ये जो समिट था इसको दिल्ली समिट के नाम से जाना जाएगा, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी 2 चीजें मैंने नोट करता हूँ जो बड़ी ऐतिहासिक रही है, जो वैश्विक रूप से इस संगठन को आगे लेके जाएंगे। एक तो अफ्रीकन यूनियन को एक नए सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। तो अब 20 की जगह 21 लोग हो गए। अफ्रीकन यूनियन इसका नया सदस्य बना है। अब कितने सदस्य इसमें वर्तमान में है इसको भी मैं दिखा दूं फटाफट। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, तुर्की, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और साउथ अफ्रीका। अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गई है। ठीक, तो अब हो गए 21 लोग। अब इसके बाद ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसके बाद एक दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ जो अपने आप में जारी होगा, होने वाला है। अब जब तक हम वीडियो देख रहे हैं हो भी गया होगा। दिल्ली घोषणा पत्र मतलब काफी समय के बाद ऐसा हुआ है कि किसी G20 या किसी अंतर्राष्ट्रीय समिट में आज के माहौल में एक साथ, एक कंसेंसस के साथ, एक सद्भाव के साथ, बिना किसी विरोध के, निर्विरोध कोई घोषणा पत्र जारी हो रहा है जिसमें सभी की एक राय हो।
और ये मुश्किल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि चाइना, रशिया जैसे कुछ ऐसे प्रमुख देश थे जो कि यूक्रेन के मुद्दे पे शायद राय नहीं बन पाती, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी इसको सलाम करना होगा। 300 से अधिक मीटिंग्स करके और अलग अलग तरीके से अलग अलग चैनल्स के थ्रू इस पे प्रभाव डाल के एक सफल आयोजन के साथ साथ एक सफल निष्कर्ष की ओर पहुंचाया। तो इसमें जो घोषणा पत्र जारी हुआ, दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना गया है, इसके साथ साथ इसमें यूक्रेन वॉर की भी बात की, जिसका फटाफट शांतिपूर्ण तरीके से निराकरण करने की बात की गई है। और इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व का विषय होगी, कि एक नया कॉरिडोर जिसकी बात चल रही थी वो स्टैब्लिश होने के ऊपर कगार पे हम पहुंच गए हैं। न्यू दिल्ली या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसके ऊपर 6 देशों ने राजीनामा अपना कर लिया है। ये एक कॉरिडोर होगा जिसमें वो 6 देश जो कि जिन्होंने आपस में एमओयू साइन किया है, वो कौन कौन से देश हैं? भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस और जर्मनी। इन लोगों ने इस कॉरिडोर को लेकर एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शामिल किया है, और उम्मीद है कि इसमें जल्द ही जॉर्डन और इजराइल भी शामिल होंगे। ये एक कॉरिडोर है जो कि रेल और वाटर रूट के साथ डेवलप होगा, जिसका प्रमुख लक्ष्य है मिडिल ईस्ट और यूरोप को एक धागे में पिरोना, एक रूट डेवलप करना, जैसे व्यापारिक, सांस्कृतिक सारे डेवलपमेंट्स और कल्चरल एक्सचेंज हो सके। और ये माना जा रहा है कि अगर ये चीजें इंप्लीमेंट हो गई तो स्वेज कैनाल जो है उसका अल्टरनेटिव रूट बन सकता है, ये है ना। वैश्विक रूप से भारत एक की ग्लोबल पोजीशन क्या है यहाँ पे आपको समझनी होगी। व्हाइट हाउस ने इसको बहुत अच्छे से एंडोर्स किया है भारत के इस थॉट को, और भारत से ये मिडिल ईस्ट होता हुआ और यूरोप, ये आपको फ्रांस, जर्मनी वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, ये किस प्रकार से एक ऐसा रूट डेवलप हो रहा है जो कि ट्रेड के साथ साथ हर उस विचार को आगे लेके जाएगा जो कि विश्व में ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट के पॉजिटिव कंसेप्ट को बिलीव करते हैं, कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं। इसको माना जा रहा है अल्टरनेटिव किसका? बीआरआई का। बीआरआई चाइना का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, 10 वर्ष पहले शुरू हुआ था, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत चाइना जो है वो रेल रूट, रोड के द्वारा और रेल उसका सी रूट के द्वारा दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता था। बहुत सारे देशों को इसने इसका सदस्य बनाया था, जिसके अंतर्गत कि वहां पे पूरा रूट डेवलप करना था ट्रेड के नाम पे, और सी रूट डेवलप करना था ट्रेड के नाम पे, जिसका लक्ष्य था ट्रेड का, लेकिन जो उसकी नीयत थी वो सामने अलग आ रही थी, विस्तारवादी व्यवस्थाएं थी। इसके अंतर्गत बीआरआई की जो सदस्य देश इसमें शामिल होते थे उसको कर्ज के जाल के तहत फंसा के चाइना अपना इन्फ्लुएंस उन देशों में बनाता था। खासतौर से अफ्रीका के बहुत सारे देश इसकी बलि चढ़ चुके हैं। अभी कई सारे देशों ने इससे वॉकआउट भी किया है। इटली इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। बॉर्डर एंड रोड जो इनिशिएटिव था चाइना का एक विस्तारवादी और इन्फ्लुएंसवादी स्वरूप था। इसकी काट के लिए भारत ने ये कॉरिडोर की जो राय बनाई है, जिसमें स्टार्टिंग में 6 देश हैं, जॉर्डन और इजराइल ऑलमोस्ट इसके सदस्य बनेंगे, और शायद एक काफिला और लंबा बनेगा, जिससे चाइना जैसे देशों की विस्तारवादी नीतियों को विराम लगेगा कि कैसे सौहार्दपूर्ण तरीके से भी विश्व को एकजुट रखा जा सकता है। और इसके अंतर्गत जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम होंगे, जो एक दूसरे देशों की ट्रेड पे डिपेंडेंसी है वो और मजबूत होगी। खासतौर से ऐसे कुछ जगहों का एक्सप्लॉइटेशन जो लोग एक्सप्लॉइट करते थे ट्रेड के नाम पे, वो चीजें कम होंगी। स्वेज कैनाल इसका बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो भारत के अगर G20 समिट को अगर हम देखें तो 2 बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकली। तो अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है, इससे सीधे सीधे भारत की डोमिनेंस चाइना से ज्यादा जाएगी अफ्रीकी देशों में। अफ्रीकी देशों में चाइना का डोमिनेंस लगातार बढ़ते जा रहा था गलत तरीकों से। तो अफ्रीकन जो देश है जो कर्ज से, बेरोजगारी से, भूख से करा रहे थे, उनकी समस्याओं को एक तरह से भारत ने फ्लैग कैरियर की तरह लेके आगे चले हैं। ठीक। दूसरा, विश्व में शांति हमारा प्राइम लक्ष्य है, इसको दिल्ली डिक्लेरेशन में क्लियर जगह मिली है। विश्व के व्यापार में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, भारत की क्या सोच है, ये हमारे जो मिडिल ईस्ट इंडिया, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, यूरोप कॉरिडोर की बात हो रही है, उससे चीजें परिलक्षित होती हैं। तो जबरदस्त सब रूप से कहा जाएगा। इसके साथ साथ हमें की पॉइंट्स में अगर देखना जाए तो जो हमारा वेन्यू था ये दिल्ली में था। दिल्ली में प्रगति मैदान में ये पूरी बैठकें हुई, और भारत मंडपम इस स्थान को बोला गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इसमें नाम अमिताभ कांत का भी याद रखिएगा। ये शेरपा है। शेरपा बेसिकली किसी भी इवेंट के शेरपा उनको बोला जाता है, जो शेरपा मतलब चीज़ों को फैसिलिटेट करने वाला व्यक्ति। शेरपा वर्ड है कि नेपाल के जो शेरपा होते हैं उनसे लिया गया है। जो आप पहाड़ की चढ़ाई करते हैं तो शेरपा जो माउंटेनियर्स को लेके जाते हैं, उनकी सारी व्यवस्था करते हैं, उनको पाथ फॉलो कराते हैं। तो शेरपा का यहाँ भी रोल होता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन
अंतिम रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है या जो जितने आपको इसमें से फ्रूटफुल इवेंट निकलते हुए दिख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अमिताभ कांत जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके इवेंट्स को देखें तो डेट अगर आपको याद रखनी होगी, 9 और 10 तारीख की डेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत मंडपम, राजघाट, ये सारे इवेंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, और इसमें और भी जो नए करंट डेवलप होंगे वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से ये करंट अफेयर के साथ साथ हम लोगों के लिए गौरवपूर्ण क्षण, और जिसके लिए जिसको लगभग हमेशा हम याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।